मे आई कम इन सर? यस प्लीज डू, आइए बैठिए। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार, बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आप हैं गगन? यस सर। गगन, अपना परिचय दीजिए, जो भी आपको लगता हो कि हमें पता होना चाहिए आपके बारे में वो सब बताइए। सर जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम गगन सिंह मीना है। मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ग्राम से की थी। अपना ग्रेजुएशन IIT VHU वाराणसी से सिविल इंजीनियरिंग में किया है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। और सर जो मेरी हॉबी थी, एक ग्राम विकास समिति में एक सदस्य के रूप में थोड़ा सामाजिक काम करना। और सर वर्तमान में मैं भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हूँ। और अभी मैंने EOL लिया हुआ है। अच्छा, EOL क्या होता है? सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होती है। क्यों इसका नाम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव है? सर जो टोटल सर्विस ड्यूरेशन है, उसके अंतर्गत एक जो सेंट्रल कर्मचारी है वो 5 साल तक की ऑर्डिनरी लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकता है। जैसे उसको पढ़ाई करना हो या फिर आगे अपनी कोई और स्ट्रीम में उन्हें काम करना हो। तो इस वजह से सर इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो काम होता है सर्विस के अलावा, उन सब के लिए सर इसका नाम शायद एक्स्ट्रा। लेकिन जब आपको स्टडी लीव मिलती है, यस सर, क्या स्टडी लीव भी EOL का पार्ट होती है? अगर आप आज से 10 साल के बाद, मान लीजिए भारत सरकार आपको भेजे हार्वर्ड में या कहीं पढ़ने के लिए, तो स्टडी लीव मिलती है, क्या वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव है या वो अलग से होती है? सॉरी सर, इस संबंध में मुझे जो एग्जैक्ट जानकारी सर ये EOL की और क्या होती है उस संबंध में सर नहीं। तो जैसे अभी आप EOL पे हैं, तो ये जो पीरियड है EOL का, ये आपकी सीनियोरिटी में काउंट होगा या नहीं होगा? जी सर, सीनियोरिटी में ये काउंट होगा। टोटल IPS की जो ट्रेनिंग है वो 4 साल में कंप्लीट करना कंपलसरी रहता है। तो जो एकेडमी है 1 साल की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव प्रोवाइड करता है अगर आपको फिर से एग्ज़ाम में अफेयर होना है या फिर कोई फिजिकल कंडीशन ऐसी आ गई है कि आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते, तो उस केस में जो EOL प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप अगली बार एग्जाम दे रहे हैं तो ये कंपलसरी EOL है सरकार की तरफ से या आपकी चॉइस होती है? नहीं सर, अगर एग्ज़ाम आप देना चाहते हो तो उस केस में आप तभी एग्ज़ाम दे सकते हो तब आपने EOL ली है। ट्रेनिंग के साथ एग्ज़ाम नहीं दे सकते सर। ठीक है, यानी कि कंपलसरी EOL जी, एक तरह से यस हो सर। गई। जब आप IPS बन गए और आपका व्यक्तित्व देख के लग भी रहा है कि आप पुलिस के लिए बहुत सूटेबल व्यक्ति हैं, लंबे चौड़े हैं, आपकी आवाज़ बुलंद है, आपको देख के लोग, अपराधी लोग घबराएंगे बहुत ज़्यादा, फिर क्यों आप IAS बनना चाह रहे हैं? देश के लिए तो IPS भी उतना ही ज़रूरी है। सर IPS एक अच्छी सर्विस है और सर मुझे अपनी सेवा के ऊपर गर्व है। लेकिन सर जो प्रशासनिक सेवा है, जब मैंने जो तैयारी स्टार्ट की थी तब से मेरा जो प्रशासनिक सेवा में आने का सपना भी था। और सर मैंने अपने जो ग्राम के लेवल के ऊपर जो समस्याएं देखी है, महिलाओं की, किसानों की, शिक्षा की या स्वास्थ्य की, उन सारे डाइवर्स क्षेत्र में काम करने की अपॉर्चुनिटी जो प्रशासनिक सेवा है वो ज़्यादा देती है। हालांकि सर मैं पुलिस सेवा में भी रहता हूँ, तो मैं अपने पूरे डेडिकेशन के साथ इधर भी सर काम करूँगा। क्या कोई ऐसे IPS अधिकारी आपको ध्यान आ रहे हैं जिन्होंने IPS में रहने के बावजूद किसी राज्य के शिक्षा विभाग में काम किया और वहाँ कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की? सर जैसे थोड़ा संकेत करो, तेलंगाना की बात मैं कर रहा हूँ। सॉरी सर, अभी मैं उनका नाम सर याद नहीं कर पा रहा। प्रवीण कुमार। यस सर, थैंक यू सर। अब बताइए क्या किया उन्होंने? सर उन्होंने जैसे गांव के लेवल पे बच्चों की क्या क्या समस्याएं होती है, उन समस्याओं को उन्होंने वहाँ पे आइडेंटिफाई किया। उसके अलावा जैसे उनके लिए पुस्तक प्रोवाइड करना, गरीब बच्चों के लिए किसी NGO की मदद लेना, और फिर उनको जैसे ड्रेस है और वो कैसे स्कूलों तक जा सकते हैं। काफ़ी जैसे गाँवों के अंतर्गत जो लड़कियाँ हैं उनको स्कूल भेजने से लोग डरते हैं, फिर उनको आगे नहीं पढ़ाते हैं। तो उन क्षेत्रों में सर उन्होंने काम किया था। कुछ और भी, कुछ खास, बहुत ही खास काम इसके अलावा? सॉरी सर, वो तो मैं अभी याद नहीं कर पा रहा। इस देश के सबसे महान 5 IPS ऑफिसर्स कौन लगते हैं आपको अभी तक? सर जैसे वर्तमान में हमारे जो NSA है, श्री अजीत डोभाल जी। ठीक है। और जो पहली महिला IPS थी, श्रीमती किरण बेदी जी। ठीक है। सर जूलियन रेब्रो जी। हम्म। और सर प्रकाश सिंह जी, जिन्होंने जो प्रकाश सिंह जजमेंट आया था। ठीक है। और सर श्री KPS गिल जी। ठीक है। रॉ की स्थापना किसने की थी? सॉरी सर, उस संबंध में जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं। तो गगन ये बताएं, ये जो गगन है ये क्या है? हम जब दर्शन में पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं, तो बाकी सब व्याख्याएं तो हो जाती हैं, इसकी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं कि आकाश और स्पेस यानी कि स्थान एक ही चीज़ है। कुछ कहते हैं कि नहीं, आकाश तो एक महाभूत है। आपने भी सुना होगा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये 5 महाभूत हैं, गगन भी एक महाभूत है। तो कुछ लोग मानते हैं कि गगन एक महाभूत है, जबकि स्पेस उससे अलग चीज है। स्पेस तो उसके अंदर है, यह स्पेस में गगन है। आपकी राय में आकाश का क्या मतलब है, क्या एग्जिस्टेंस है आकाश की?
सर जो अलग अलग साइंटिस्ट है उनका इस संबंध में सर अलग अलग मत रहा है कि जो आकाश अलग है, अंतरिक्ष अलग है, और जो हमारे कुछ आध्यात्मिक ग्रंथ है उनका इस संबंध में अलग से इंटरप्रिटेशन रहा है। बहुत बढ़िया। सर जैसे मैं मानता हूँ कि सर आकाश अलग है और सर अंतरिक्ष का जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा व्यापक है। जैसे सर हम ऊपर जाते हैं तो हमें जो बादल दिखाई देते हैं वो सर एक आकाश और गगन का हिस्सा है। बाकी सर जो अंतरिक्ष है और जो पूरा ब्रह्मांड है उसका सर जैसे अभी तक कुछ उसमें ये भी बोलते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है, काफ़ी थ्योरी ऐसी भी है कि ब्रह्मांड अनंत नहीं है, वो एक फाइनाइट है। तो सर अब मुझे तो इनमें यही डिफरेंस लगता है सर। सिविल इंजीनियरिंग आपने की और सिविल सर्विसेज में आप आना चाह रहे हैं, मतलब आ भी चुके हैं। इन दोनों में जो सिविल शब्द है इसमें क्या समानता है? सर सिविल का मुख्य काम जो पब्लिक से रिलेटेड जो काम होता है, इस वजह से इसमें सिविल का उपयोग किया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग जैसे पब्लिक के लिए रोड बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर के और सारे प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग्स है, रेलवे है, ये सारे काम करता है। और सर सिविल सर्विस के माध्यम से जो सिविल सर्वेंट है सरकार के द्वारा जो डायरेक्ट रूप से या फिर इनडायरेक्ट रूप से उनके भले के लिए कौन कौन सी स्कीम और उनको सुविधा दी जा सकती है, तो इस वजह से सर सिविल का मतलब दोनों में। आप मीणा समुदाय से हैं। यस सर। एक जनजातीय समुदाय से आने की वजह से मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हमारे संविधान में कुछ खास प्रावधान हैं। एक है 5वीं अनुसूची, एक है 6ठी अनुसूची और एक है आर्टिकल 371। ये तीनों क्या हैं और कैसे विभिन्न जनजातियों के हितों का संरक्षण करने में सहायक हैं? सर जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उनके जो प्रशासनिक जो काम है उनके लिए इसमें प्रोविज़न किए गए हैं। 5वीं अनुसूची में है? नहीं सॉरी सर, वही सर 6ठी में है ये। अच्छा सर 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित और जो जनजातीय क्षेत्र है उनके लिए प्रोविज़न है। अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र एक ही बात होती है? जी सर। दोनों का एक ही मतलब होता है? ये सर जो भारत सरकार के द्वारा उन क्षेत्रों को अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के रूप में नोटिफाइड किया जाता है। लद्दाख के सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची का हिस्सा बनाया जाए। यस सर। तो 5वीं अनुसूची की बात क्यों नहीं कर रहे? सर 6ठी अनुसूची के अंतर्गत उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलती है। जैसे सर जो वहाँ पे जो ऑटोनॉमस काउंसिल है उसका गठन होता है और उसके माध्यम से उनका रिप्रेजेंटेशन होता है। कुछ सेंट्रल के और जो स्टेट के जो रूल्स है वहाँ पे लागू होते हैं या फिर उस तरीके से लागू होती है कि वहाँ की जो जनजाति है उनकी प्रथा और जो कस्टम है उनके अनुसार भी लागू हो। इसके साथ ही सर उनको फाइनेंशियल पावर रहती है, कुछ जुडिशियल भी पावर रहती है, और अपने क्षेत्र में वो किन्हीं लोग जो कुछ लोग आना चाहते हैं फिर वहाँ से बाहर जाना चाहते हैं उनको प्रतिबंधित भी कर सकते हैं। ठीक है।